भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं इस समय सब जगह बड़ी बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद इमरान खान पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं उनको लेकर किस तरीके की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी बड़ी हलचल इस वक्त है, राजनीतिक उठापटक वहां पर है क्योंकि अब चुनाव वहां होने वाले हैं अगले साल 2026 में, फरवरी के महीने में। और तारिक रहमान वहां पर पहुंच गए हैं। अब ये हैं कौन तारिक रहमान, क्यों वहां पर वो आए और ऐसे वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं तो क्यों आए, यही हम जानेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र बांगू जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। तारिक रहमान एक ऐसा नाम जो बांग्लादेश की सियासत में अचानक से सामने आया। पहले 17 साल पहले तक तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुना भी होगा, हालांकि बीएनपी को उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अचानक से वो 17 साल बाद आते क्यों है, पहले तो मैं चाहूंगी आप एक बार बैकग्राउंड भी उनका अच्छे से बताइए, हैं कौन और क्यों आए। देखिए, तारिक रहमान एक आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि बीएनपी जो उनकी पार्टी है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेश की अवामी लीग के बाद, ये उसके नेता हैं और ये 17 सालों से एग्जाइल में थे। इनको आज से 17 साल पहले इनको देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा। उस वक्त ये कहा गया था ये इलाज कराने के लिए गए हैं, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। वो बांग्लादेश में बैठकर वो लंदन में बैठकर ही बांग्लादेश में अपनी पार्टी का देखरेख कर रहे थे, वहीं से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, एक तरह से रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चला रहे थे। और तारिक रहमान जो है वो खालिदा जिया के बेटे हैं जी। और एक्टिंग चेयरपर्सन हैं वो अभी बीएनपी के। तो उनका वापस लौटना 17 साल बाद अचानक नहीं है, ये एक प्लान तरीके से एक रास्ता दिया गया है उनके देश वापसी का, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पे चुनाव होने वाले बांग्लादेश में 12 फरवरी की तारीख बताई जा रही है। और जो जानकार है वो ये बात मानते हैं कि बांग्लादेश में अगर चुनाव से पहले जब ये डेवलपमेंट हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी एक प्लानिंग है। प्लानिंग इसलिए है क्योंकि जब वहाँ पे चुनाव होंगे तो यूनुस जो मौजूदा सरकार वहाँ पर आई, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएं। हालांकि ये चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अवामी लीग को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के बाद बीएनपी है, तो ऐसे में बीएनपी के नेता को वापस आने दिया जा रहा है, यानी कि ये तैयारी है चुनाव को लेकर कि किस तरह से वहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन एक अहम बात ये भी है शिवानी कि ये वही पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीएनपी हो या इस्लामिस्ट पार्टी जो है, जो जमात है, ये वो तमाम पार्टीज़ हैं जो शेख हसीना के निष्कासन को लेकर या यूँ कहें जो उनके खिलाफ जो रेवोल्यूशन खड़ा किया गया था, बीएनपी भी उसका हिस्सा थी। यानी कि बीएनपी जो है पॉलिटिकल राइवल है अवामी लीग का। तो ऐसे में जब उनकी वापसी होती है तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर साफ हो रही है कि वहाँ पर अब जो दिशा है वो किस तरफ जा रही है, पॉलिटिकल डायरेक्शन है बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं इस तरफ जा रही है कि अगर चुनाव वहाँ पे कराए जाते हैं समय से, तो ऐसे में बीएनपी वहाँ पर जीत जाएगी और तारिक रहमान जो है वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं बांग्लादेश के। जैसा आप खुद भी यहाँ जिक्र कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव तो लग ही रहा है सामने से, क्योंकि नहीं हो रहा है। अवामी लीग को वहाँ प्रतिबंधित एक तरीके से कर दिया, यानी उनके जितने भी शेख हसीना के उम्मीदवार होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तारिक रहमान को बुलाना क्या एक स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हैं? बीएनपी खुद को जीता हुआ समझ रही है यहाँ पर? देखिए, सामने कोई चैलेंज नहीं है। एक पार्टी वहाँ पर अभी उभर रही है जो स्टूडेंट्स की पार्टी है, एक जमात है जिसके पास कभी इस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है। हालांकि हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि यूनुस की सरकार में रहते हुए इस्लामिस्ट फोर्सेस को बहुत ज़्यादा छूट दी गई। जिस तरह के अटैक्स हमने देखे, चाहे प्रथम वालों पे, मीडिया हाउसेस पे हुए, डेली स्टार पे हुए, इंडियन मिशन चिटगोंग में, वहाँ पर भी इसको निशाना बनाया गया, कल्चरल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कल भी हमने देखा एक कैफेटेरिया जो बांग्लादेश में काफ़ी हिस्टोरिक कैफेटेरिया, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। लेकिन आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तारिक रहमान के अराइवल के बाद, जो लोग वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो हुजूम इकट्ठा हुआ है, ये दिखाता है कि किस तरह से बांग्लादेश के जो लोग हैं वो शांति चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए लोग सड़कों पर है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक स्थिर, एक मजबूत और एक चुनी हुई सरकार आए। लोगों का मत यही है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हो, पीस हो। और जिस तरह के इंसिडेंट्स पिछले कुछ दिनों में आगजनी हुई है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया। हालांकि क्रिसमस पे आज हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो क्रिश्चियंस के साथ आज तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का ऑप्टिक्स देकर। लेकिन लोग जो है वो त्रस्त हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है। पिछले 1.5 सालों के अंदर जो यूनुस सरकार ने छूट दे रखी है इस्लामिस्ट लोगों को, और ख़ासतौर से जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है यूनुस ने, खुलकर सपोर्ट किया है। तो ऐसे में जो आज हम
जो पब्लिक आज हम सड़कों पर देख रहे हैं वो इस तरफ इशारा है कि वहां के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, वो चाहते हैं एक स्टेबल सरकार वहां पर आए। लेकिन अब जहां तक निष्पक्ष इलेक्शंस की बात आपने कही, निष्पक्ष इलेक्शंस वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि अवामी लीग को कल ही एक बार फिर जो एडवाइजर है, मीडिया एडवाइजर जो मोहम्मद यूनुस के हैं, उन्होंने कहा है कि अवामी लीग को इस बार चुनाव में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और शेख हसीना ने हमको भी जो इंटरव्यू दिया था, जहां पे उन्होंने हमसे बात की थी न्यूज़ इंडिया से, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर अवामी लीग को शामिल नहीं किया जाता तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। और भारत भी लगातार कहता आ रहा है कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन अहम बात यह भी है कि अगर वहां पर बीएनपी भी सत्ता में आती है तो इससे भारत का नुकसान नहीं है। इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अगर हमारे पड़ोसी देश में बीएनपी की छवि बहुत ऐसी समर्थन वाली भी तो नहीं रही है। हालांकि देखिए, आपके पास विकल्प नहीं होता, अगर आप पड़ोसी एक दूसरे के तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप भारत से लड़ तो बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि बांग्लादेश बना ही भारत के सहारे से है। तो ये बात तो वहां की हर राजनीतिक पार्टी समझती है, लेकिन कितना समर्थन मिलेगा अगर बीएनपी सत्ता में आती है? देखिए, अगर हम कंपेयर करें शेख हसीना का दौर, उसके बाद मोहम्मद यूनुस का दौर, और उसके बाद अगर बीएनपी का दौर आता है, तो शेख हसीना के दौर में भारत और ढाका के संबंध बहुत अच्छे थे। 15 साल बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि उनका जो भारत ने मदद की है बतौर पड़ोसी मुल्क के, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी बांग्लादेश के लिए। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व किया गया, तो एक बहुत अच्छे कोलैबोरेशन के साथ में एक आपसी तालमेल दोनों देशों के बीच में रहा है। लेकिन जैसे ही शेख हसीना को वहाँ से निकल के हिंदुस्तान आना पड़ा, उसके बाद जो यूनुस सरकार का जो दौर था करीब 1.5 साल का, अब से 1 महीना अभी और वो चलेगा, वो भारत के हित में नहीं था, क्योंकि लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया गया, इस्लामिस्ट फोर्सेज को वहाँ पर खुली छूट दी गई, अल्पसंख्यकों पर टारगेट किया गया। और खुद मोहम्मद यूनुस लगातार, चाहे वो यूएन में हो, चाहे वो इंटरव्यूज में हो, लगातार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो फेक न्यूज़ पेडल कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर आज भी हमने 2 दिन पहले भी देखा कि किस तरह से कुछ घरों को आग लगाई गई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे। उससे पहले दीपू चंद्र दास का मामला पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उसको लिंच किया गया, बाद में उसकी बॉडी को आग लगाई गई। तो ऐसे में उन फोर्सेस को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन अगर अब बीएनपी सरकार आती है, बीएनपी सरकार जो है वो एक न्यूट्रल सरकार है, वो भले ही वो शेख हसीना जितनी हिंदुस्तान के साथ कॉर्डियल ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी इतना इंक्लाइंड नहीं होगी जो कि मोहम्मद यूनुस के टर्म हम देख पा रहे हैं। हमने जो स्टेटमेंट्स देखे हैं तारिक रहमान के इससे पहले, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम सबसे ऊपर बांग्लादेश को रखेंगे, ना दिल्ली ना पिंडी यानी रावलपिंडी, बल्कि ढाका सबसे ऊपर रहेगा। यानी कि उनका विजन क्लियर है कि वो बांग्लादेश की तरक्की चाहते हैं। तो ऐसे में कोई भी पड़ोसी मुल्क, खासकर पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत से बुरे संबंध नहीं चाहता, कि भारत एक रीजनल पावर है, भारत के साथ इंटरेस्ट पूरी दुनिया के इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ संबंध बिगड़े। लेकिन अहम बात यह है कि जो मोहम्मद यूनुस ने जो डैमेज किया है रिलेशनशिप को पिछले 1.5 सालों के अंदर, उसको सुधारने के लिए बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो एक बहुत बड़ा मौका होगा इन रिश्तों को सुधारने के लिए। अभी आपने जिक्र जैसे आप कर रहे थे कि वहां से जो तस्वीरें सामने, ये सब नहीं देखा, सारे टीवी चैनल्स पे, सब जगह सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें छाई हुई हैं। एयरपोर्ट पे बड़ा स्वागत हुआ, कह रहे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पहुंचे। क्या वो वाकई बीएनपी के ही समर्थक थे, या उसमें से जनता भी वहां पर पहुंची हुई है? और क्यों वहां पर जो लोग हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो 17 साल से बांग्लादेश में था ही नहीं? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए वो उस चेहरे को चुनेंगे, या फिर क्यों चुनेंगे वो तारिक को? देखिए, तारिक को चुनने का मकसद, तारिक रहमान को चुनने का मकसद ये है, या यूँ कहें कि उनके पास इस वक्त विंडो इसलिए है, जैसे मुझको बताया कि इससे पहले जब 5 अगस्त से पहले जो एक माहौल बनाया गया बांग्लादेश के अंदर, उसमें बीएनपी भी शामिल थी। तो ऐसे में जब जो मौजूदा डिफेक्टो सरकार वहाँ पर है, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग के बाद में, तो वो अवामी लीग के तो बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और बीएनपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बेस आज भी जिंदा है, भले ही 17 साल से वो बाहर रहे, और इन 17 सालों में बहुत नुकसान हुआ है बीएनपी को ग्राउंड पर, ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन इसको जिंदा रखा गया। और मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट भी एक तरह से बीएनपी को है अंदर ही अंदर, ताकि देखिए तारिक रहमान का आज के दिन लौटना चुनाव से ठीक करीब 1.25 महीना पहले, उससे ये साफ हो जाता है कि ये चुनाव को ठीक से कराने को लेकर ही इशारा है। और बीएनपी वहां पे चुनाव जीते, तारिक रहमान वहां पर प्रधानमंत्री बने, ये पहले से ही प्लान्ड तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पे होते हैं तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि अवामी लीग जो है वो लौट के आएगी, क्योंकि अवामी लीग का समर्थन आज भी बहुत ज्यादा है। भले ही उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन को लेकर मांग की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन जो तारिक रहमान है उनकी अच्छा, वैसे तरीका यही होता है। अभी हमने जो पाकिस्तान में भी देखा, जिस तरीके से पीटीआई के बहुत ज्यादा समर्थक थे, इमरान खान को एकदम ही बंद कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, वही हुआ है अभी आवामी लीग के साथ बांग्लादेश में।
बिल्कुल बिल्कुल। शेख हसीना की पूरी पार्टी एक तरीके से बेदखल ही कर दी गई है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूनुस नहीं चाहते कि चुनाव वहां पर हो और इसी वजह से उस्मान हादी की हत्या भी वहां करवाई गई थी? क्या ऐसा है? क्योंकि उनको तो रखा ही उसके लिए गया है कि वो एक चुनाव करवाएं और एक सरकार चुने। देखिए, सत्ता की जो भूख होती है वो हर किसी पॉलिटिशियन की नहीं छोड़ती है। तो उस्मान हादी का जो मामला है उसको लेकर आज भी बांग्लादेश की सरकार, वहाँ की एजेंसीज, वहाँ की पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई है कि जो अटैकर है वो कौन है और वो कहाँ है। पहले ये इस तरह की हवा उड़ाई गई कि वो भागकर हिंदुस्तान आ चुका है, हिंदुस्तान ने उसको शरण दी है, हिंदुस्तान उसको वापस करे, लेकिन अब उनकी पुलिस ये बात बोल रही है कि हमें उसकी लोकेशन नहीं पता, अगर पता होती हम उसको अरेस्ट कर लेते। तो उस्मान हादी की हत्या किसने की, क्यों की, मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरह की बातें अब की जा रही हैं बांग्लादेश के अंदर कि यूनुस जो है वो खुद ही इसमें छूट दी गई ऐसे अटैकर को कि उसने अटैक किया, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, उसको तक पकड़ा नहीं जा सका। अब यूनुस के खिलाफ भी वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में एक माहौल जो बनाया गया था हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी तो हवा निकल गई। लेकिन अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि उसके उस्मान हादी की मौत के बाद जो अटैक्स हुए, चाहे डेली स्टार पे, प्रथम आलो पे, कल्चरल सेंटर्स पे, इंडियन मिशन चिटगोंग में जो अटैक्स हुए, उसका मकसद क्या था? मकसद ये बताया जा रहा है कि यूनुस नहीं चाहते कि समय से पहले चुनाव हो, लेकिन यूनुस पर दबाव बहुत है, यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। उन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राजदूत से बात करके उन्होंने कहा है कि यहाँ पर समय से चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं मैसेजिंग है। और जो वहाँ इस्तीफे जो लगातार दिए जा रहे हैं, उनके जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, सब इस्तीफे कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, वो किस तरीके का प्रेशर है? ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है यूनुस गवर्नमेंट के लिए कि उनके जो होम मिनिस्ट्री देखने वाले, जो गृह मंत्रालय जो देखने वाले एडवाइजर थे, वो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। कहीं ना कहीं जो हालात पर काबू कर पाना और उस्मान हादी की मौत, उसके साथ ही साथ जो हिंसा वहाँ पर हुई है, तो दबाव उन पर लगातार था। तो ऐसे में उनका इस्तीफा एक बड़ा सेटबैक है यूनुस के लिए। लेकिन वो इससे वो भले ही सेटबैक हो, लेकिन अभी यूनुस हटने वाले नहीं हैं। जब तक वहाँ पर चुनाव नहीं हो जाते हैं, जब तक वहाँ पर नई सरकार चुनकर नहीं आ जाती है, यूनुस बने रहेंगे, बावजूद इसके कि हम देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है कि वो समय से चुनाव कराएं। और कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त वहाँ पर है बांग्लादेश में कि वहाँ पे स्टेबिलिटी वहाँ पर आए। इसलिए उन्होंने यूएस के एम्बेसडर से बात करते हुए कहा कि हम समय से चुनाव कराएंगे। ये बोलने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो चुनाव कराने के लिए सीरियस हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर वहाँ पे चुनाव होते हैं और अवामी लीग को अगर बाहर रखा जाता है और तब ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, तो उस वक्त भी एक बार फिर हिंसा भड़क सकती है। क्योंकि खुद शेख हसीना के जो बेटे हैं, जो इस लंदन में हैं, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि हिंसा हो सकती है अगर आप इस तरह से अवामी लीग को बाहर रखते हैं। तो अभी फिलहाल बांग्लादेश के लिए आने वाले जो महीने हैं वो पीसफुल शायद ना हो, क्योंकि अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। लेकिन अगर तारिक रहमान अगर चुन के आते हैं, वो किस तरह से हालात को काबू करते हैं, वो किस तरह की पॉलिसीज लेके आते हैं, ताकि एक बार फिर बांग्लादेश में शांति लौट सके। और सबसे बड़ा जो चैलेंज अगर इस वक्त है तो वो बीएनपी के लिए ही है, तारिक रहमान के लिए ही है, क्योंकि 17 साल बाद आए हैं, पूरे परिवार को लेकर आए हैं, उनकी बेटी वहीं, बिल्ली भी लेके आए हैं। हाँ, बिल्ली भी लेकर आए। फॉरेन में ही उनकी बेटी ने पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, उन्होंने कभी देखा भी नहीं शायद बांग्लादेश क्या है, उसको समझना उनके लिए बेहद जरूरी है। और खबरें तो ऐसी भी हैं शैलेंद्र जी की बीएनपी को संभालने एक तरीके से वो आए, क्योंकि खालिदा जिया की तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं है और चुनाव क्योंकि वहां पर होना है, उसकी पूरी तैयारी वहां पर चल रही है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य आगे किसके हाथ में आता है, उसी को लेकर ये सारी हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा और कौन सी सरकार चुनी जाएगी? क्या वाकई खालिदा जिया के बेटे तारिक को यहाँ पर एक मौका वहाँ की जनता देगी? क्योंकि वहाँ जेन ज़ी सबसे ज़्यादा हावी है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ वोटिंग भी वो करते हैं। आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। धन्यवाद शैलेंद्र जी। थैंक यू।